चैनल नीट फ्लिक्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पैकिंग देख ली थी। हमने पैकिंग 1D पैकिंग देखी और 2D पैकिंग देखी अभी तक। ठीक है, 2D पैकिंग के अंदर हमने देख लिया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आज हम उनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी में मैं क्या समझती हूँ? पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जो मैंने अरेंजमेंट लिया है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग है वो कितनी एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब उसके अंदर कितना जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना उसके अंदर वॉइड्स हैं। और उन पैकिंग में से मतलब देखेंगे इन दोनों पैकिंग में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, मतलब कौन सी है जो जनरली फॉर्म होगी। ठीक है, कौन सा, क्योंकि सॉलिड्स जो है वो एक बहुत मतलब कोई भी हमारा स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारे सॉलिड्स हैं तो वो हमेशा ट्राई करेंगे कि वो सबसे एफिशिएंट वे में अरेंज हो। ठीक है, अब आप देखने से बोलेंगे कि है ना ये थोड़ा पास पास लग रही है, ये थोड़ी दूर दूर लग रही है, तो शायद ये वाली जो है ये एफिशिएंट है। बट हम कभी भी ऐसा कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे नहीं डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड करेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज वॉइड, एक वर्ड बोल रही हूँ मैं, परसेंट वॉइड जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी पैकिंग एफिशिएंट है। ठीक है, जितना मेरा परसेंट वॉइड मतलब कितना जो वॉइड है वो उस अरेंजमेंट में कितना परसेंट वॉइड प्रेजेंट है, मतलब कितना स्पेस खाली है। ठीक है ना, जितना स्पेस खाली होगा वो उतनी कम एफिशिएंट पैकिंग होगी। ठीक है, तो अब हम एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मतलब आप खुद भी मतलब चाहिए क्या होता है, मतलब आप देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। इट इज द स्पेस occupied by the atoms in a unit cell divided by space occupied by the unit cell into 100। ठीक है, वही वाली चीज है जिससे कि अगर आपको कोई मार्क्स निकालने हैं तो आपके जैसे टोटल मार्क्स में 100 और आपने ऑब्टेन कुछ x मार्क्स किए तो x बाय 100 और परसेंटेज निकालनी तो इंटू 100, ऐसा ही करते हैं आप। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, तो वही वाली चीज है। अगर आपको कोई किसी चीज की एफिशिएंसी वगैरह निकालनी है तो आप मैंने क्योंकि यूनिट सेल लिखा है, क्योंकि पूरी अरेंजमेंट तो हम नहीं देख सकते, हमने यूनिट सेल निकाला ही क्यों था, क्योंकि यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट चीज है जिसके रेपिटेशन से हमें पूरी अरेंजमेंट आ जाएगी। तो हम कुछ भी काम करें तो यूनिट सेल पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमने यूनिट सेल देख लिया। यूनिट क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। जैसे आप सोचिए ये फॉर एन एग्जाम्पल इसको मैं यूनिट सेल मान लेती हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। इसके अंदर ये एक एटम है तो मेरा कितना स्पेस इस एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस पूरा यूनिट सेल है ये स्क्वायर वाला, और कितना स्पेस मेरे इस एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो तो हो गया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। और जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, तो ये जो यूनिट सेल को आएगा वो स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100, ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। एक और चीज, पैकिंग एफिशिएंसी ना पूछ के कभी कभी एग्जामिनर पैकिंग एफिशिएंसी ना पूछ के पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेता है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। या अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे या फिर आप अगर कैलकुलेट दिया हुआ भी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100 इज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। अब मेरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, तो मुझे स्पेस निकालनी है कि उस यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। वो निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, आप खुद सोचिए। मेरे को पता है मेरा जो एटम है, मैं 2D की बात कर रही हूँ, एटम जो है वो सर्कल है। ठीक है, 2D के अंदर एटम सर्कल है और जो मेरा स्पेस मतलब अगर जो भी कोई भी मेरा एटम प्रेजेंट होगा वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अपन को पता है सर्कल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनटू अपन को पता है कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मेरे पास एक्स एटम मतलब जेड एटम है, मैंने एटम को जेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, मेरे पास जेड एटम है, तो उन जेड एटम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल विल बी गिवन बाय जेड इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, ये यूनिट सेल पर डिपेंड करेगा कि यूनिट सेल कैसा दिख रहा है। अगर स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, अगर हेक्सागन होगा तो उसका देखते हैं। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज देख लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल को अपन ने ऐसे निकाल लिया। अब इस जेड को कैसे निकालें? ठीक है, जेड एटम कितना प्रेजेंट है उस यूनिट सेल के अंदर, उसको निकालने का भी तरीका है हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, z को निकालने के लिए ये अलग से फॉर्मूला है।
Z को निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है ना। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो वैसे Z हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो Z को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है बाय एंगल और एक है शेयरिंग। मतलब देखते हैं, एंगल वाला जो मेरा तरीका है वो मैं यूज करती हूँ अपने 2D के लिए, और जो शेयरिंग है वो मैं यूज करती हूँ अपने 3D के लिए। आप ऐसा नहीं है कि 3D के लिए एंगल वाला क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते या फिर 2D के लिए वो यूज नहीं कर सकते, पर अप्रोप्रिएट इनके लिए यही रहता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों रहता है, ठीक है। अब क्या है ये एंगल और शेयरिंग? एंगल का मतलब है, जैसे कि आप सोचिए ये आपका कौन सा यूनिट सेल था, SCP, और ये था HCP, ठीक है ना। अब आपने अपना जो यूनिट सेल लिया है, आपने ये लिया, एक मिनट सर, आपने ये लिया यूनिट सेल, अपन SCP की बात करते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट SCP। अभी SCP की बात करेंगे, HCP को बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे SCP के अंदर ये हमारा यूनिट सेल था, ठीक है। तो इसके अंदर ये कितने एटम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो अपने Z है वो क्या होगा? तो ये देखने के लिए हमें पता है कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। और ऐसे एटम कितने हैं, 1 2 3 4। अभी 90 को मेरे को पता है मेरा पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है, और 90 डिग्री ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, 90 डिग्री इतना ऑक्यूपाई कर रखा है। सो 90 डिवाइडेड बाय 360, तो कितना आ गया मेरा, 1/4 आ गया मेरा। तो मतलब ये कितना, सर्कल का कितना पोर्शन है मेरा इस वाले पार्ट में, 1/4, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? हमारे पूरे सर्कल में से 1/4 इस यूनिट सेल ने ले रखा है। और ऐसे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 है। तो हमारे पास कितना हो गया, 1/4 × 4 कितना हो गया, 1, ठीक है, 1 ये हो गया। फिर हम बात कर लें ये बीच का, ये भी पूरा एक एटम है, तो ये हो गया +1, ठीक है। तो हमारा Z क्या हो गया, 1 + 1 2, हमारा Z कितना हो गया, 2। तो हमारे SCP के अंदर इस वाले यूनिट सेल को अगर हम लेते हैं तो इसमें कितना एटम्स हमें मिल रहे हैं, 2 एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें Z की वैल्यू पता चल गई कि 2 आ रही है। अब मैं इसको ऐसे भी देख सकती हूँ, ये मेरा एंगल वाला क्राइटेरिया था, ठीक है। अब इसी को अगर मैं शेयरिंग से देखूं, तो अगर मैं इसको आगे फर्दर रिपीट करूं, तो मतलब एक सर्कल को बनाने वाले कितने मेरे यूनिट सेल बन जाएंगे, ऐसा मतलब शेयरिंग वाला क्राइटेरिया जो है, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, ऐसे मैं बनाती हूँ एक बार। ये सर्कल है, एक यूनिट सेल ऐसे ले जा रहा था, फिर इसी को आगे अगर ऐसे यूनिट सेल अगर मैंने इसको ऐसा बनाया, तो मेरे एक एटम को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 4। तो वही वाली बात हो गई। तो एक यूनिट सेल के अंदर कैसा हो गया, 1/4 पोर्शन हो गया। तो वो शेयरिंग वाला क्राइटेरिया होता है। 2D के अंदर एंगल वाला इजी रहता है और शेयरिंग वाला भी बहुत इजी रहता है, बट हम एंगल वाले से चल लेते हैं ताकि चीजें बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा Z हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको और तरीके के यूनिट सेल्स देख के बताऊंगी, इसको भी मैंने यूनिट सेल मान लिया था। तो इस यूनिट सेल के हिसाब से ये भी 90 डिग्री है, तो इसका भी 1/4 आ रहा है। इस यूनिट सेल के हिसाब से मेरा Z क्या होगा, इस यूनिट सेल के हिसाब से, ये फर्स्ट यूनिट सेल है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट का Z तो आ गया 2, और सेकंड का Z कितना आ रहा है, 1/4 × 4 = 1, ठीक है। अब मैंने Z निकालना सीख लिया, अभी मैंने SCP के अंदर Z निकालना सीखा, ठीक है। SCP में देखा मैंने Z, इस वाले यूनिट सेल का Z कितना आया, 2, इस वाले का Z कितना आया, 1। अब मैं HCP में देख लेती हूँ, HCP के अंदर मेरे को पता है ये एंगल कितना है, ये क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, तो ये एंगल कितना है, 120। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर होता है, ठीक है ना। एक हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल कंटेन करता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर 120 करके भी कर सकते हो। तो अगर मैंने 120 के बेसिस पे किया तो 120 डिवाइडेड बाय 360, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब मेरे ऐसे कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 है, तो Z क्या हो जाएगा, 1/3 × 6 प्लस एक एंटायर एटम जो है वो बीच में प्रेजेंट है, तो कितना हो गया, 3। तो हमारा Z क्या आ गया,
3। ठीक है, यहाँ से z आ गया हमारा 3। ऐसे ही मैंने आपको बोला था कि आप एक ट्राइंगल को भी मान सकते हैं अपना यहाँ पे यूनिट सेल। मैं आपको सिर्फ बताते चल रही हूँ कि आपके यहाँ पे z अलग आ रहा है, पर पैकिंग एफिशिएंसी हम जब देखेंगे ना वो कैसे देखते हैं, सेम आती है क्या अलग आती है। अब इसके अंदर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसका z क्या आएगा, इसका z अगर मैं निकालने लगूँ तो 60 डिवाइडेड बाई 360 गिव्स यू 360 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 360 1/6। और ऐसे कितने हैं मेरे पास 3, तो कितना आ गया हाफ। ठीक है, तो इसका z कितना आ गया हाफ, और मेरा जो यूनिट सेल जो मैंने ले रखा है इनिशियली उसका z कितना आ गया मेरा 3। ठीक है, ये बस चीजें आप नोट करते जाइए, मैं आपको बताती हूँ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। एंगल वाला क्राइटेरिया समझ आ गया z निकालने का। ठीक है, अब हमने z निकाल लिया, मैंने z निकाल लिया। अब z निकालने के बाद अब मुझे पता है, अब मैं देख लेती हूँ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना हो जाएगा। अब इस वाले यूनिट सेल के लिए मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3, इसको 4। ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ यूनिट सेल है। अब फर्स्ट वाले यूनिट सेल के लिए मेरे पास स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, मैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल क्या लिख सकती हूँ, अपन को पता है क्या होता है z इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया, वो z क्या है हमारा फर्स्ट वाले का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, मेरा यूनिट सेल कैसा दिख रहा है मुझे, यूनिट सेल कैसा दिख रहा है मुझे, मेरा यूनिट सेल है स्क्वायर। ठीक है, मेरा यूनिट सेल स्क्वायर है। तो ये जो मेरा है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो मेरा डिस्टेंस है उसको मैंने ए माना है। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक जो मैंने डिस्टेंस माना है उससे मैंने ए माना है। ठीक है, उससे मैंने ए माना है। तो मेरा ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है। ठीक है, तो अब मेरा एरिया क्या हो जाएगा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, मेरा ए स्क्वायर हो गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, तो मेरा पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गया इसका, पैकिंग एफिशिएंसी मेरी क्या हो गई इसकी, तो हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। अब आप बोलेंगे कि हाँ हमने z निकालना सीख लिया, मेरे को z निकालना आ गया, बट ना हमारे पास r है ना हमारे पास a है। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाले हम, तो क्या हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे a और r जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोल रही हूँ मैं, कोई ऐसी चीज हम ढूंढ ले, कोई ऐसा मेथड हम ढूंढ ले जिसमें a और r एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो शायद हमारी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए a और r में रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी है फर्स्ट वाले यूनिट सेल की, वो मेरी आ रही है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, रिलेशन निकाल रही हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, मैं अपना ये वाला यूनिट सेल लेती हूँ। ठीक है, उसके अंदर मेरे एटम्स कैसे हैं, एक सेंटर एटम है, ये है। ठीक है, मेरा यूनिट सेल ऐसे दिख रहा है आपको। अब मुझे पता है कि ये क्या है मेरा आर, आपको दिख रहा हो तो ये मेरा एटम है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है आर है, रेडियस। ठीक है, अपना ये क्या है आर क्या है, रेडियस है, तो ये मेरा आर हो गया। इसके अंदर ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब पूरा इंटायर सर्कल का डायमीटर देखेंगे तो वो 2r हो जाएगा। ठीक है, और ये भी r हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो है ये a है। ठीक है, ये a है। तो अब मैं आपको पूछ रही हूँ ये क्या होगा, इस a और r में अगर रिलेशन में निकालना है तो ये मेरा एंगल क्या है 90 डिग्री। अब मुझे पता है ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस क्या है मेरा ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है मेरी, हाइट भी क्या है मेरी ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना हो गया मेरा 2a स्क्वायर। अब मुझे पता है मेरा जो h है, h किसको माना है मैंने, इसको h माना है ना, तो मेरा h किसके बराबर है, h इज इक्वल्स टू मेरे 1 2 3 4 4r के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकती, इसको मैंने ऐसा लिख दिया
a√2। ठीक है, अगर मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर्स हटाए तो h इज टू a√2 हो गया। तो मेरा h एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। a√2 इज टू 4r, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो मेरा a क्या हो गया, 4r अपॉन √2। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, 2√2r। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा और 2√2 बच जाएगा, ठीक है ना r। तो मेरा a की वैल्यू क्या आ गई, 2√2r। और a स्क्वायर की वैल्यू पूछूंगा अगर आपसे, मेरे पास एक तो ये है रिलेशन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और अगर मुझे h पता है, h इज इक्वल्स टू 4r है, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, दैट इज 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, a स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, 8r स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे तो 8r स्क्वायर आ जाएगा। पता है कैसे, इसको स्क्वायर किया मैंने तो 2√2r स्क्वायर, 2 इंटू 2 √2 इंटू √2r स्क्वायर, 4 और √2 इंटू √2 कितना 2, तो 8r स्क्वायर। ठीक है ना। तो मेरे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8r स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8r स्क्वायर। तो मेरा a स्क्वायर जो है वो है 8r स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी में रख दूं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 8 पाई या 2 पाई r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर था मेरा, तो a स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 8r स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, अब मैंने r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, दैट इज 4। तो क्या बचा ये 1/4 पाई इंटू 100, 1/4 पाई इंटू 100। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 78.5%। तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी एससीपी के अंदर क्या आ गई, फर्स्ट यूनिट सेल की बात कर रही हूं मैं, तो वो क्या आ गई 78.5%। ठीक है, अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी ना पूछ के आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया तो क्या करेंगे हम, 78.5 बाय 100। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.785। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अगर मैं आपको पूछ लिया परसेंट वॉइड बताओ, क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा ना पूछ के आपको पूछ लिया कि एससीपी के अंदर परसेंटेज वॉइड कितना प्रेजेंट होता है, तो वो आपको कैसे निकालना है, परसेंट वॉइड हमें निकालना है। तो 100 में से अगर मैंने पैकिंग एफिशिएंसी माइनस कर दी तो वो मेरे क्या जाएगा, परसेंट वॉइड। ठीक है ना, 100 माइनस 78.5। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद 21 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंट। ठीक है, ये आपका परसेंट वॉइड हो गया। तो हमने परसेंट वॉइड निकालना देख लिया, परसेंट फ्रैक्शन और परसेंट वॉइड, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या किया था, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या बताया था कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल इनटू 100। ये हमारी फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, हमारे को पहले से पता होना चाहिए कि उसमें कितने एटम प्रेजेंट है, जो यूनिट सेल दिया हुआ है उसमें एटम कितने प्रेजेंट है वो हमने निकाल लिया। और फिर उसके एक और चीज, अब जब मेरा z की वैल्यू आपने यहाँ देखा, इसके अंदर देखना है। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक चीज मैं उधर बताना भूल गई, तो आप इधर देख लीजिए। मैंने जैसे कि ये लिया, ठीक है, इसके अंदर मेरी z की वैल्यू 1 आ रही है। तो z की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक पूरा एटम प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है ना, ये चार छोटे छोटे मतलब ये जो पीस, जो चार पीस है मतलब पूरा एटम के, जैसे कि एक एटम का 1/4 पीस यहाँ है इस यूनिट सेल में, दूसरा एटम का 1/4 पीस यहाँ है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है इन चारों से इस यूनिट सेल के अंदर, वो बराबर है पूरे एक एटम जितना, मतलब जितना एक एटम स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतना इन चारों ने मिलकर इस यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाई किया है। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब जैसे z इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है, ठीक है, कि जो मेरा ऑक्यूपाई हुआ है मतलब मेरा स्पेस इन चारों की वजह से वो 1, जैसे यहाँ है तो इन चारों की वजह से जब मैंने कैलकुलेट किया था तो वो z1 आ रहा था, और ये पूरा एक टोटल एंटायर एक एटम मेरे पास अंदर प्रेजेंट है वो 1, तो 1 + 1 2 हो गया था। तो ये जो चार ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब ये उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जितना एक एटम कर लेता है। ठीक है, उसका मतलब ये है। फिर हमने फिर देख लिया कि z हमने स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम निकालना है यूनिट सेल के अंदर, तो उसको z को मल्टीप्लाई कर देना है पाई r स्क्वायर से, क्योंकि हमारा हम सर्कल की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे जो एटम है वो क्या है, एक सर्कल है। तो मेरा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसमें डिवाइड किया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। अब यूनिट सेल पे डिपेंड करता है कि आपका यूनिट सेल कैसा है, एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो मेरा यूनिट सेल कैसा है, स्क्वायर है। तो मेरा जो मैंने अगर सोच लीजिए मैंने साइड को ए माना है, तो मेरे यूनिट सेल का क्या हो जाएगा एरिया,
ए स्क्वायर, है ना, तो वो देख लिया मैंने। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट ये हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो गया। अब मैंने जेड निकालने के लिए मैंने दो क्राइटेरिया बताए थे, एक होता है एंगल से और एक होता है शेयरिंग से। हमने 2D के अंदर एंगल से देखा है, शेयरिंग भी देखी है, बट जो एंगल है वो बहुत अप्रोप्रिएट है हमारे इसके लिए, ठीक है ना, 2D के लिए। शेयरिंग वाला कंसेप्ट हम 3D के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे एंगल वाला अप्रोप्रिएट नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, जो हमने जेड है वो निकालना देख लिया हमने एंगल और शेयरिंग वाले दोनों के तरीके से। तो हमने इन चारों यूनिट सेल का निकाल लिया था जेड। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी वहां पे हमने जेड वगैरह तो निकाल लिया है, पर यहाँ पे दो चीजें ऐसी आ रही हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं दी हुई है। अब वैल्यूज नहीं दी हुई तो हम कुछ ऐसा ट्राई करें, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली चीज है, तो कैंसिल कुछ ऐसा ट्राई करें कि ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल कब हो सकती है, जब कोई एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल, तो हमने देख लिया कि रिलेशन निकालते हैं, चलो ए और आर में रिलेशन निकालते हैं। तो फिर हमने ए और आर में रिलेशन निकालने का ट्राई किया, तो हमने हमारा यूनिट सेल उठाया, वहां से हमने फिर ये पूरा ड्राइव किया, जिसके अंदर हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला और परसेंट पॉइंट निकाल लिया। अभी हमने कौन सी सेल की बात की, हमने एससीपी के अंदर फर्स्ट यूनिट सेल की बात की। अब मैंने क्योंकि आपको प्रॉमिस किया है कि दूसरा यूनिट सेल का भी निकाल के दिखाऊंगी, तो निकालती हूँ मैं, ठीक है। मैं एससीपी का सेकेंड यूनिट सेल ले रही हूँ, ठीक है, सेकेंड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम, जिसके अंदर एटम कुछ ऐसा अरेंज्ड है, ठीक है। मुझे पता है ये तो ए है, ठीक है। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, अब मेरे यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, ये कितना आएगा, z इंटू पाई आर स्क्वायर, और मेरा z क्या है, यहाँ पे z कितना आ रहा है, मैंने लिखा है 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल तो हमें पता है स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर, मैंने इसको ए स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसमें देखूं आर की वैल्यू यहाँ पे जो ए है वो मेरे, क्योंकि मेरे ये ए है और ये ही मेरा आर है, देखोगे तो आप ये मेरा आर है, ये भी मेरा आर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सर्कल का ये रेडियस ही तो है आर, और ये भी आर, ठीक है। तो मेरा ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, यहाँ पे ए 2r के बराबर, मेरा ए किसकी इक्वल हो गया, 2r की इक्वल हो गया। तो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए, 2r की इक्वल है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 100, तो पाई बाय 4 इंटू 100 कितना था, 78.5%। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारी एससीपी के अंदर जो हमने फर्स्ट यूनिट सेल से निकाली थी, क्या वो सेकंड वाले यूनिट सेल के बराबर आ रही है, ये ऑफ कोर्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम दोनों को यूनिट सेल जैसे कंसिडर कर सकते हैं। बट वही बात है, हमने इस वाले को इसलिए कंसिडर किया है, या फिर एनसीईआरटी वालों ने इसलिए शो किया है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बता देता है, पर ये इतनी सारी चीजें मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है ये, वही कोऑर्डिनेशन नंबर और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो है तो ये भी यूनिट सेल और ये भी है, और हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों यूनिट सेल है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मेरी एससीपी के अंदर जो मेरी वो आती है पैकिंग एफिशिएंसी, वो है 78.5%। अब मैं देख लेती हूँ अपने एचसीपी के अंदर, ठीक है। अब मैं एचसीपी की बात कर लेती हूँ। एचसीपी के अंदर मैं अपना थर्ड वाला लेती हूँ यूनिट सेल, ठीक है, ये वाला यूनिट सेल लिया मैंने। तो इसके अंदर वही मेरे ये एटम का डिस्टेंस कितना है, ए, मैंने क्या मान के चला है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, अब मेरे को अब एटम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल ये देखना है। तो मुझे पता है z इंटू, अब किस वही एटम्स जो है मेरे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरा z क्या है, मैं थर्ड वाले यूनिट सेल की बात कर रही हूँ, मतलब मैं इस हेक्सागन वाले यूनिट सेल की बात कर रही हूँ। तो मेरा z कितना आया था इससे 3, ठीक है, z कितना आया था 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल मेरे यहाँ क्या है, हेक्सागन है, तो हेक्सागन का पूरा एरिया निकालना बैठेंगे, इससे तो इजी वे में कर लेते हैं। अपन को पता है एक हेक्सागन कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, 6, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू 6 कर दो, तो मेरा हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 कर दिया, तो मेरा एरिया ऑफ यूनिट सेल हेक्सागन आ जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया 3 √3/2 ए स्क्वायर, ठीक है।
अब ये मेरा एरिया आ गया। अब मैं पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकालूं। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरी 3πr² अपॉन √3 वॉट ए स्क्वायर इंटू 100। ये मेरी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। अब वापस से हम रिलेशनशिप निकालते हैं इनके बीच की, ठीक है। ए और आर की रिलेशन निकालनी जरूरी है, तो हमने इनके रिलेशन देख लेते हैं एक बार। अब मुझे पता है ये मैंने अपना यूनिट से ले रखा है, ठीक है। अब मुझे पता है ये एटम्स, एक एटम ऐसा है, they all are touching each other, ठीक है। अब मैं देख रही हूं ये मेरा ए है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस, अब मैंने आपको यहाँ जो बताया था, मैंने इसी को चूज किया क्योंकि ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मेरा ए किसके बराबर हो गया, ए किसके बराबर हो गया 2r के बराबर, a = 2r, ठीक है। a = 2r हो गया मेरा। तो मेरी पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकती हूँ इसको 3πr² डिवाइडेड बाय 3√3/2, ए की जगह क्या लिखूंगी 2r² इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3πr², ठीक है ना, r² से r² कट गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3π, ठीक है, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर दिया बस मैंने, और कुछ भी नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप प्लीज कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 90.6%। कितनी आएगी 90.6%। तो हमारी HCP के अंदर जो यूनिट सेल हमने ये वाला लिया है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही 90.6%। तो अब मैंने क्या बताया था कि आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपको बताएगा कि आपका जो आपने जो अरेंजमेंट लिया है, आपने जो अरेंजमेंट लिया है उसमें से ज्यादा एफिशिएंट अरेंजमेंट कौन सा है, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे, ये आपको बता रहा है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस पूरे अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो इसने 90.6% ऑक्यूपाई कर रखा है HCP के अंदर, और वही हमारे SCP के अंदर हमारे 78.5% ऑक्यूपाई हो रखा है। तो हमें साफ डेटा से दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, हमारा जो अरेंजमेंट है वो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। ऑफ कोर्स HCP इज मोर एफिशिएंट देन SCP। तो हमने आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग तो हम देख ही चुके थे। आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीख लिया। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमने एटम जो फॉर्मूला लगाया था उसके अंदर जो जो चीजें काम में आ रही है, Z काम आ रहा है तो वो भी निकालना सीख लिया हमने, और फिर उसके बाद यूनिट सेल के बेसिस पे हमने उसका स्पेस वगैरह सब कुछ देखा। तो ये हमारा हो गया पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर जो हमने एंगल के थ्रू देखा था। अब मैं अगर शेयरिंग की बात करूं, ठीक है, मैं अगर अब शेयरिंग की बात करूं तो आप देखो ये एक क्यूब है, मैंने आपको बोला ना 3D के अंदर शेयरिंग देखेंगे, और वो क्यों देखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल्स जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं देखना, ठीक है। तो हमने जो Z निकाला था वो एंगल और शेयरिंग के बेसिस पे देखा था, ठीक है। एंगल हमने 2D के लिए कंसीडर कर लिया, शेयरिंग जो है वो 3D के लिए कंसीडर कर लिया। हमने एंगल के अंदर 2D में भी देखा और शेयरिंग में भी, शेयरिंग भी बताई थी मैंने आपको थोड़ा सा कि 2D में भी शेयरिंग पॉसिबल है, बट मोर कन्वीनियंट हम यहाँ पे जो है शेयरिंग हम 3D के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3D के अंदर एक एटम जो बॉडी के अंदर मतलब बिल्कुल बीच में बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, एक एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, मैंने आपको उस दिन क्यूब दिखाया था, ये रहा क्यूब, एक एटम बिल्कुल इसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका कितना होगा, वो कितना उस यूनिट सेल के अंदर कितना वो कर रहा होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा वहां पे, वो तो पूरा उसी के अंदर है, पूरा जैसे क्यूब है उसके अंदर बीच में एक एटम प्रेजेंट है तो वो तो पूरा उस क्यूब का ही एटम है ना, तो उसके अंदर Z क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब मैंने पूछा कोई आपका एटम एक फेस पे प्रेजेंट है, सोचिए ये वाला फेस ले लिया मैंने, एक फेस पे प्रेजेंट है एक एटम, तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये जो इसका जो Z होगा मतलब कितना एटम है जो इस क्यूब के
अंदर होगा और बाकी जो दूसरे मतलब कितना एटम का कितना पार्ट है जो इस क्यूब में होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने फेस की बात की, तो ये फेस की बात कर रही हूं मैं, तो मैंने एक इस फेस को लेते हुए मैं और कितने क्यूब बना सकती हूँ, इस फेस को कॉमन रखते हुए मैं और कितने क्यूब बना सकती हूँ, सिर्फ एक और इसके जो सामने वाला, ठीक है। इसके ऊपर वाले का इस फेस से कोई मतलब नहीं है, इसके साइड वाले का इस फेस से कोई मतलब नहीं, इस साइड का, नीचे का, किसी भी दूसरे जो अगर मैं कोई और क्यूब बना दूं तो इस फेस से किसी का मतलब नहीं होगा, इस फेस से सिर्फ इसके आगे वाले क्यूब का ही मतलब होगा। तो मतलब एक एटम इस फेस में प्रेजेंट है तो वो इस क्यूब में वो एटम कितना प्रेजेंट होगा, हाँ ऑफ कोर्स आधा एक क्यूब में और आधा दूसरे क्यूब के अंदर, ठीक है ना। तो फेस के अंदर जो प्रेजेंट है ये है बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है। फेस में कितना पोर्शन एटम का प्रेजेंट होगा, हाफ, ठीक है। और अब मैं बात कर लेती हूँ, एक एज है, एज पे कोई मैंने एक एटम रख रखा है, तो इस क्यूब के अंदर वो एटम का कितना पार्ट होगा। ये एक एज है, ये एक एज है, इस एज को लेते हुए मैं कितने और क्यूब बना सकती हूँ, इस एज को कॉमन रखते हुए, एक आगे एक इस तरफ, ठीक है। आप जब सिर्फ समझिएगा, एक आगे एक इस तरफ और फिर और एक इसके जस्ट डायगोनल के अंदर। मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ एक एटम मेरा इस पे प्रेजेंट है, तो अब मैं यहाँ पे एक और क्यूब बनाती हूँ, ठीक है। ये जैसे इसके एडजेसेंट है, अब मैं एक पीछे क्यूब बना रही हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है, इसके जस्ट पीछे एक और क्यूब है और जस्ट इस क्यूब के एडजेसेंट एक और क्यूब है, ठीक है। पॉइंट, तो 1 क्यूब 2 क्यूब, अब इस ये जो मेरी ये जो मेरी एज है इसको लेके मेरे कितने क्यूब इस एज के इस एज को कितना क्यूब शेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो मेरे ये एटम जो है एक क्यूब के अंदर कितना एटम कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। ये एज की बात होगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया क्या बताया मैंने। अब बात करती हूं मैं कॉर्नर पे, कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये थोड़ा आपको समझने में समझ रहे हैं आप, बताती हूँ क्या बता रही हूँ मैं। आपको दिख रहा है ये एक पूरा क्यूब है, ठीक है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ठीक है। आपको दिख रहा है ये एक 1 2 कितने क्यूब्स बन रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 क्यूब बन रहे हैं हमारे इसके अंदर। ये 6 देखो 1 क्यूब ये पूरा एक क्यूब है हमारा, ठीक है। सेकेंड क्यूब ये, थर्ड क्यूब जस्ट इसके पीछे, फोर्थ इसके पीछे, फिफ्थ इसके जस्ट ऊपर, फर्स्ट वाले क्यूब के जस्ट ऊपर, सिक्स्थ इसके जस्ट पास वाला जो क्यूब था उसके ऊपर और फिर जस्ट उनके पीछे, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि इस एटम को, ये एटम यहाँ प्रेजेंट है बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। इस वाले एटम को कितने क्यूब शेयर कर रहे हैं, 8, तो पर क्यूब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, 1/8, ठीक है। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। तो अभी आपको होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, अच्छे से आपको डिपिक्ट करके बताया है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब मुझे एक और कंसेप्ट है जो शायद कोई क्लास में रह गया हो, बट ठीक है अभी तो काम ही आया है, बट आगे काम आएगा तो हम उसको पहले ही पढ़ के चलते हैं।
वापस से बना लेते हैं क्यूब। हमने बात की थी बॉडी और फेस डायगोनल की, याद है? ठीक है, हमने बात की थी बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की। तो मैं बस उनकी वैल्यूज निकालने के लिए बता रही हूँ। ये हमारी फेस डायगोनल थी, ठीक है। तो अब मेरे को फेस डायगोनल का निकालना है वैल्यू। मुझे पता है क्यूब है तो उसकी एक एज कितनी होगी, ए, और दूसरी एज भी कितनी होगी, क्योंकि ये क्यूब है तो ए होगी। तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है, ठीक है, इस फेस डायगोनल का, मुझे पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो वही एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितनी आ गई, 2a स्क्वायर। तो एच कितनी आ जाएगी, a√2। एच कितना आ जाएगा हमारा, a√2। तो हमारी फेस डायगोनल ये याद रखना, आगे अब आने वाले लेक्चर्स में बहुत काम आने वाली है। फेस डायगोनल की हमारी कितनी हो गई वैल्यू, जो है a√2। अब हमारी बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल थी वो हमारी इस कॉर्नर से, ऑपोजिट कॉर्नर्स से पास हो गई, ठीक है। अब इस बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल है, तो अगर आप देखें तो जस्ट इमेजिन, ठीक है, मैं कैसे बताना चाह रही हूँ। ये बॉडी डायगोनल है तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा वाला बनेगा, ये मेरी बॉडी डायगोनल है, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा इस बॉडी डायगोनल के अंदर। इसमें करती हूँ मैं, ये है मेरी बॉडी डायगोनल, यहां से लेके यहां पास हो रही थी, ठीक है, ये पास हो रही थी। तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल मेरे इस नीचे वाले फेस को लेके बनेगा। तो मेरे नीचे वाले फेस को लेके बना है ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मुझे पता है ये तो ए है, और ये क्या है, जो नीचे वाला है मेरा बेस जो है फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल मैंने अभी निकाली a√2, ठीक है। तो मेरी बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइट कितनी है ए स्क्वायर, और बेस क्या है a√2 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा, a√3। तो मेरी बॉडी डायगोनल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a√3, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा बहुत क्यूब के बारे में भी डिस्कस कर लिया वापस से, इसकी बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, और फिर उसके बाद हमने जो क्यूब है उसके अंदर एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है वो देख लिया, ठीक है। अब आगे आने वाले इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी 3D के अंदर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अपने जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली थी, है ना, और जो मैंने पैकिंग बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने नाम कैसे दिया था पैकिंग का, डिफरेंट उनके यूनिट सेल के बेसिस पे, है ना। जैसे कि मैंने अपने जो SCP था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो उसका यूनिट सेल कैसा था, स्क्वायर था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर मैं आपको बोलूं CCP के अंदर यूनिट सेल कैसा होगा, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो क्यूबिक से पता चल रहा है हमारा उसका जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, क्यूब के जैसा। तो ये चीजें जब आपको अच्छे से समझनी है, धीरे धीरे कुछ भी चीजें आपको ग्रास्प नहीं करनी है, क्योंकि आगे जो है ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो कुछ ग्रास्प करते नहीं चलना है, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।